हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू जीनियस गुरु लर्निंग। माई सेल्फ शुभम सर, और आज हम हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 5, दैट इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इस चैप्टर के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। अगर इस चैप्टर के बारे में हमें चैप्टर का इंपॉर्टेंस समझना है तो हम कह सकते हैं कि अराउंड एक 3 मार्क का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, नहीं तो केस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, नहीं तो एमसीक्यू बनने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा रहते हैं। दिस इज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो ट्रेंड है हमारे, उसके हिसाब से हम ये कह सकते हैं। अब देखते हैं इस चैप्टर में हमें दिया क्या क्या है, व्हाट इज द कंटेंट इन दिस चैप्टर। अगर हम चैप्टर के कंटेंट को समझे सो द फर्स्ट थिंग इज प्रिंट का ओरिजिन कहाँ से होता है, वो चीज हमें समझना है। तो प्रिंट का ओरिजिन कहाँ से होता है, सो चाइना में प्रिंट का ओरिजिन होता है। फिर धीरे धीरे ये जो प्रिंट कल्चर है ये जापान में जाता है, कोरिया में जाता है, फिर धीरे धीरे यूरोप में जाता है। अब जब यूरोप में प्रिंट कल्चर जाता है तब से लेके आगे की जो स्टोरी है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब क्या है स्टोरी, सो यूरोप में सबसे पहले प्रिंट कल्चर मार्को पोलो लेके जाता है, फिर डिमांड बढ़ती है। फिर ये जो इनिशियल लेवल ऑफ प्रिंटिंग होता है ना, बेसिकली वो होता है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से। अब ये वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की कुछ लिमिटेशंस थी, इन लिमिटेशंस की वजह से आपका जो प्रिंटिंग मटेरियल हो रहा था वो लिमिटेड हो रहा था। डिमांड बहुत ज्यादा थी लेकिन सप्लाई कम था, इसीलिए फिर धीरे धीरे आपको गटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस आगे एक नया इन्वेंशन होता है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे। देन वी विल सी प्रिंट रिवॉल्यूशन और उसके इम्पैक्ट क्या क्या हुए। तो प्रिंट रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट हम देखते हैं, न्यू रीडिंग पब्लिक एमर्ज होती है, रिलीजियस डिबेट एंड देयर इज फियर, जो चर्च है वो डरने लगता है इस प्रिंट को, वो क्यों हो रहा है उसके बारे में हम थोड़ा बहुत देखेंगे। एंड द लास्ट इम्पैक्ट दैट इज द प्रिंट एंड डिसेंट, कैसे लोग दूर होते जा रहे हैं धर्म से, चर्च से, इसके बारे में एक शॉर्ट डिस्कशन। नेक्स्ट, यूरोप में और क्या हो रहा है, आपका रीडिंग मेनिया जो है वो बढ़ रहा है। दैट मीन्स जो लोग हैं वो और ज्यादा से ज्यादा पढ़ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लिटरेसी रेट बढ़ रहा है। इसकी वजह से कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स लाइक लुइस सेबेस्टियन मर्सियर कहते हैं ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। ये स्टेटमेंट क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, इसके बारे में हमें समझना है इस चैप्टर में। देन 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो ये जो लिटरेसी रेट है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पर चिल्ड्रन, वुमेन एंड वर्कर्स, इन लोगों ने भी पढ़ना शुरू किया। देन आगे चल के जो इंपॉर्टेंट पार्ट, वन ऑफ द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट में क्या हो रहा है, पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, फिर पोर्तुगीज लोग आए, फिर पोर्तुगीज लोगों ने हमें इंडिया में प्रिंट को इंट्रोड्यूस कराया, वो सब चीजें। फिर इंडिया में प्रिंट आने के बाद सबसे पहली प्रिंटिंग जो मैगजीन थी, न्यूज़पेपर था, वो कौन सा हुआ, फिर क्या इंपैक्ट हुआ इंडिया की सोसाइटी में प्रिंट रिवॉल्यूशन की वजह से। जैसा यूरोप में क्या हुआ वैसे ही इंडिया में क्या हुआ वो भी हमें समझना है। सो इस वीडियो को हम, ये जो चैप्टर है पर्टिकुलर, ये 2 पार्ट्स में करेंगे। पहला पार्ट हम करेंगे अप टिल दिस यूरोप, सेकेंड पार्ट में हम करेंगे द इंडिया पार्ट। तो यूरोप का पार्ट लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रिंट कल्चर का मतलब क्या होता है। सो प्रिंट कल्चर आया, इसका मतलब जो प्रिंटिंग है उसका इंपैक्ट हुआ एग्जिस्टिंग नॉलेज के ऊपर, जो प्रिंटिंग है उसका इंपैक्ट हुआ सोसाइटी के ऊपर, सोसाइटी कैसे सोच रही है उसके ऊपर इसका इंपैक्ट हुआ। देन रिलीजन में क्या अच्छी बातें हैं, क्या बुरी बातें हैं, इनके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन शुरू होते हैं, ये भी प्रिंट कल्चर का ही एक आउटपुट है। देन पॉलिटिक्स एंड थिंकिंग ऑफ द पीपल, इन सब के ऊपर इंपैक्ट होता है आपका प्रिंट कल्चर का। तो हम शॉर्ट में अगर कहना है तो हम शॉर्ट में कह सकते हैं दैट प्रिंट कल्चर इज नथिंग बट इट इज थिंकिंग रिवॉल्यूशन, ये आपकी सोचने की रिवॉल्यूशन है। दिस इज प्रिंट कल्चर। तो क्या हो रहा है, आपका प्रिंट कल्चर की वजह से चिप बुक्स आ रहे हैं, चिप बुक्स आने की वजह से मोर एंड मोर रीडर्स आपके यहाँ पर पैदा हो रहे हैं, यू हैव न्यू आइडियाज एमर्जिंग एंड दिस इज लीडिंग टू मॉडर्न वर्ल्ड, दैट इज द प्रिंट कल्चर लीडिंग टू न्यू मॉडर्न वर्ल्ड। अब देखते हैं इनिशियल स्टार्ट कहां पर हो रहा है, डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट कहां पर हो रहा है। तो डेवलपमेंट ऑफ प्रिंट की अगर हम बात करें तो फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स हमें यहां पर समझने हैं कि कहां पर हो रहे हैं। तो हमें पता है पेपर का इन्वेंशन करता है चाइना, और यही चाइना है जहां पर सबसे पहले आपका प्रिंट जो है वो डेवलप होता है।
यहाँ पर आप पहले चाइना में प्रिंट डेवलप होता है, फिर चाइना से कोरिया में जाता है, फिर कोरिया से जापान में जाता है। अब यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उस टेक्नोलॉजी का नाम है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में क्या होता था, एक वुडन ब्लॉक होता था, उसके ऊपर कार्विंग्स की जाती थी जो प्रिंट करना है, और उसके ऊपर पेपर को रब किया जाता था। दैट इज हाउ प्रिंटिंग वाज डन। अब इसकी लेकिन लिमिटेशन भी थी, है ना। क्या लिमिटेशन होगी इसकी? अब फॉर एग्जांपल ये एक पेपर है, अब उस टाइम का जो क्वालिटी ऑफ पेपर था वो बहुत थिन था, है ना। आज जो थिक पेपर होते हैं, हाई क्वालिटी हाई जीएसएम पेपर होते हैं, वैसे नहीं थे। तो थिन पेपर होने की वजह से जब आप उसके ऊपर वुडन सरफेस को रब करेंगे तब वो उसके बैक साइड पे भी उसका रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलता था। एज अ रिजल्ट आप उसके बैक साइड पे अब दूसरा नया प्रिंट नहीं कर पाते थे, इसीलिए आपको क्या करना पड़ता था। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सर्फेस एंड दिस इज द अदर सर्फेस। यहाँ पर मैंने प्रिंट किया और यहाँ पर मैं प्रिंट नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा, दूसरा एक पेज लूंगा, वो यहाँ पे इसको लगा दूंगा और दूसरे पेज के बैक साइड पे प्रिंट करूंगा। सो यहाँ पर ये जो किताब बन रही है इस किताब को बोला जाता था एकॉर्डियन बुक। या एकॉर्डियन बुक यहाँ पर आपको चाइना में देखने को मिलती है। चाइना 594 एडी से प्रिंट रेवोल्यूशन जो है वो यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है। वहां पर जो प्रॉब्लम था, बोथ साइड्स को प्रिंट नहीं कर पाएंगे, तो फिर एकॉर्डियन बुक्स उन्होंने वहां पर बनाना शुरू किए। अब ये जो प्रिंट का एक्सपांशन हो रहा है वो चाइना में ही हो रहा है। तो चाइना में ही क्यों हो रहा है? क्योंकि चाइना जो है इट वाज अ सोसाइटी, इट वाज अ मोनार्की यू कैन से, विच वाज डोमिनेंट बाय सिविल सर्विसेज। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन राजा जी लेते थे और राजा जी कहते थे कि मैं एग्जाम लूंगा, मैं किताब दूंगा, वो किताब आप पढ़ेंगे, एग्जाम देंगे, पास होंगे, बड़े अधिकारी बनाएंगे और फिर आप देश को चलाएंगे। तो दैट वाज द फर्स्ट इमीडिएट नीड, क्यों किताब प्रिंटिंग करने की जरूरत वहां पर हमें देखने को मिलती है। देन यहाँ पर जो मर्चेंट्स है और ट्रेडिंग की इंफॉर्मेशन है उनके लिए किताबों का धीरे धीरे यूज होने लगा। फिर धीरे धीरे किताबों का यूज होने लगा एज अ लेजर एक्टिविटी। हमें करने के लिए कुछ नहीं है, हम क्या करें, तो हम किताब पढ़ेंगे। ये लेजर एक्टिविटी का काम भी किताबों ने किया। आज के जमाने में अगर हम लेजर एक्टिविटी की बात करें तो हमारा जो स्मार्टफोन है वो हमें लेजर एक्टिविटी का काम कराता है। लेकिन उस समय स्मार्टफोन नहीं था, उस समय इंस्टाग्राम नहीं था, शॉर्ट्स नहीं था, रील्स नहीं थे, इसीलिए किताबें लेजर एक्टिविटी का काम कराती थी। एंड देन आपकी जो अमीर घर की औरतें हैं वो भी यहाँ पर लिखना शुरू करती है, वो भी यहाँ पर पब्लिश करना शुरू करती है प्लेस को एंड पोएट्रीज को। दिस इज हाउ आपका जो चाइना में प्रिंट कल्चर है वो डेवलप होता हुआ हमें दिखता है। और यहाँ पर शंघाई स्पेसिफिकली एक ऐसा सिटी है जहां पर आपका इट इज नोन एज द हब ऑफ प्रिंट इन चाइना। चाइना में जितने भी प्रिंटिंग हो रही है वो सब शंघाई से होते हुए जा रही है, ये हमें दिखता है। नेक्स्ट आपका प्रिंट जापान में जा रहा है। अब जापान में जब प्रिंट जा रहा है तब कोई इसको लेके आएगा जापान में, चाइना से। तो जापान से जापान कौन, सॉरी चाइना से जापान कौन लेके आ रहा है? सो इट इज द बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो चाइना से जापान में इस प्रिंट कल्चर को लेके आ रहा है। कौन सी टेक्नोलॉजी से हो रहा है ये? इट इज वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से सबसे पहली जो किताब जापान में छपी वो है डायमंड सूत्रा। कब छपी? 868 एडी में छपी। अब यहाँ पर एक हम कहते हैं ना कि एक जगह से दूसरी जगह जब चीज जाती है तब वो वैसे के वैसी नहीं जाती है ना। एंड वी नो दैट इवोल्यूशन इज द रूल ऑफ नेचर। तो यहाँ पर भी जब चाइना से जापान में प्रिंट कल्चर ये जा रहा है, प्रिंट की जो टेक्नोलॉजी है, वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी है, जा रही है, तो यहाँ पर हमें कुछ हद तक इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है। क्या इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है? दैट जो प्रिंटिंग है वो अब पिक्चर्स की भी होने लगी। पिक्चर्स हमें प्रिंट होते हुए दिखते हैं टेक्सटाइल्स पर, पिक्चर्स हमें प्रिंट होते हुए दिखते हैं प्लेइंग कार्ड्स पर, पिक्चर्स हमें प्रिंट होते हुए दिखते हैं पेपर मनी पर। सो दिस इज हाउ द प्रिंट इज ग्रेजुअली इवॉल्विंग। और क्या हो रहा है यहाँ पर? जो किताबें हैं वो चीप हो रही है और अबंडेंट हो रही है। धीरे धीरे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इनिशियल लेवल पर है, तो किताबें सस्ती है, ज्यादा महंगी नहीं है और बहुत ज्यादा है। इसी वजह से यू हैव प्रिंटिंग ऑफ विजुअल्स ऑल्सो। विजुअल्स यानी पेंटिंग भी यहाँ पर प्रिंट हो रही है। और इन प्रिंटिंग का एम क्या है, थीम क्या है, कौन सी थीम पर ये पेंटिंग्स बसी है? सो दे आर एपिक्टिंग द अर्बन कल्चर।
इसी अर्बन कल्चर को एपिक करने के लिए यू हैव वन पर्सन नेम एज कितागावा उतामारू. दिस पर्सन इज अ वन हु इज एसोसिएटेड विद उकियो आर्ट फॉर्म. इस उकियो आर्ट फॉर्म का काम क्या है? जो अर्बन लाइफस्टाइल है उसको डिपिक्ट करना इन द फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स. आपको टेक्स्ट बुक में उसका रिलेटेड एक इमेज भी दिया है. आप अगर टेक्स्ट बुक साइड में लेके पढ़ रहे हो तो वेरी वेल एंड गुड, आप उस इमेज को देख सकते हैं. जापान के बाद कोरिया में भी यहाँ पर इस प्रिंट का हमें देखने को मिलता है. तो इन कोरिया यू हैव दिस त्रिपिटक कोरियाना एज द book which is a Buddhist scripture again. Now this is the origin in China, Japan and Korea. इसके बाद हम देखते हैं यूरोप में कैसे डेवलपमेंट हो रहा है. तो प्रिंट यूरोप में आया, कैसे आया? तो यहां पर सिल्क रूट से आया. कौन लाया? मार्को पोलो लाया. सॉरी, कब लाया? तो 1295 एडी में लाया. क्यों लाया, है ना? क्यों लाया, ये भी एक सवाल हमारे सामने होना चाहिए. तो इसलिए लाया क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट जो थी उनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी. क्या प्रॉब्लम्स थी मैन्युस्क्रिप्ट्स में? तो मैन्युस्क्रिप्ट्स में ESF का प्रॉब्लम था. ई यानी क्या? ई यानी एक्सपेंसिव. अगर एक्सपेंसिव है तो कॉपी करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बन जाएगा. एस यानी क्या? बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस थी. स्लो प्रोसेस होने की वजह से सप्लाई कम था लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा थी. और क्या था? फ्रेजाइल थी बहुत सारी आपकी मैन्युस्क्रिप्ट्स. फ्रेजाइल होने की वजह से बहुत जल्दी टूट जाने की, उसको प्रिजर्व करने की एक डिफिकल्टी होती थी. इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए प्रिंट टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन होता है यूरोप में. यूरोप में भी स्पेसिफिकली इटली में. और कौन लाता है? तो मार्को पोलो लाता है. कब लाता है? तो 1295 एडी में लाता है. अब प्रिंट इटली में हो रहा है. इटली में प्रिंट होने के बाद धीरे धीरे वो बाकी के यूरोप में भी स्प्रेड होता हुआ हमें दिखता है. अब यहाँ पर एक वेलम नाम का एक पेपर है, टेक्सटाइल है, विच इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर प्रिंटिंग फॉर रिच पीपल, एरिस्टोक्रेट्स पीपल. जो अमीर लोग है, जो राजा है, महाराजा है, उनके लिए वेलम पर छापा जाता था. अब यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ? जैसे ही स्प्रेड होता है यूरोप में आपका प्रिंट, वैसे ही डिमांड जो है वो बढ़ने लगती है. अब प्रिंटिंग हो रहा है इटली एंड उसके सराउंडिंग एरिया में, तो वो बाकी के देशों में इसको एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. ये बुक फेयर्स भी बना रहे हैं. और यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी हो रहा है. स्किल्ड हैंडीक्राफ्ट लोग जो है वो भी यहाँ पर काम कर रहे हैं. एंड दिस इज हाउ धीरे धीरे आपका जो प्रिंटिंग है उसका डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. अब डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया, लेकिन ये जो आपका टेक्नोलॉजी है ना, ये टेक्नोलॉजी आपको नहीं सप्लाई करने दे रहा है जितनी आपकी डिमांड है. डिमांड को फुलफिल नहीं होने दे रहा. जब ये डिमांड फुलफिल नहीं हो रहा तब वी हैव अ नीड. एंड वी ऑलवेज नो दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. तो जब नेसेसिटी हो गई तब हमें लगा कि अब हमें प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को ही और ज्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा. तो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए यू हैव अ पर्सन नेम्ड एज जॉन्स गटनबर्ग, जो जर्मनी के रहने वाले हैं, जो बचपन से ही ऑलिव प्रेसेस के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी रखते थे. और उन्होंने क्या किया? तो उन्होंने वो जो नॉलेज था उनको बचपन से, उस नॉलेज के बेसिस पर उन्होंने एक प्रिंटिंग प्रेस खुद का बनाया, जिसे हम गटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस इस नाम से जानते हैं. अब इस गटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस की मदद से क्या चेंज आया यूरोप की प्रिंटिंग सोसाइटी में, ये हमें समझना है. तो गटनबर्ग इन्होंने क्या यूज किया, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया? तो इन्होंने मूवेबल मेटल, मतलब पहले क्या होता था वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी में, एक वुड पे आपने जो कार्विंग कर ली वो कर ली. नाउ यू कैन नॉट चेंज द अल्फाबेट्स. पर गटनबर्ग भाई साहब ने क्या किया? इन्होंने मूवेबल मेटल टाइप्स का इंट्रोडक्शन किया. मतलब आपको जो अल्फाबेट्स है वो अल्फाबेट्स आप जैसे आपकी इच्छा है वैसे उनको चेंज कर सकते थे और फिर वहां पर उसको पेपर पर प्रिंट ले सकते थे. इस टेक्नोलॉजी की मदद से सबसे पहली किताब कौन सी बनाई? तो सबसे पहली किताब बनाई बाइबल. इस टेक्नोलॉजी की मदद से सबसे ज्यादा उस टाइम में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शीट्स एक घंटे में प्रिंट होने लगे, दैट इज 250 शीट्स पर आवर. इसकी वजह से प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया. जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया तब किताबें हो गई चिप और मार्केट में बहुत ज्यादा किताबें हमें देखने को मिलती है. इस चीज को याद रखने के लिए वी कैन कीप इन माइंड MB 250.
M यानी मूवेबल टाइप, B यानी बाइबल, 250 यानी 250 शीट्स पर आवर, इतना उसका सॉरी 250 शीट्स पर आवर, इतना उसका जो है स्पीड होता था। अब इसका इंपैक्ट समझने के लिए हमें एक डेटा दिया है, ये डेटा अगर हम समझे तो इसका इंपैक्ट भी हमें समझ में आ जाएगा। तो डेटा ये कहता है कि 15th सेंचुरी में 20 मिलियन बुक्स का प्रोडक्शन हुआ था, लेकिन 16th सेंचुरी में 200 मिलियन बुक्स का प्रोडक्शन हो गया। दैट मीन्स इट इज 10 टाइम्स मोर। When the production of books is 10 times more in 1 century, it shows the success of this Gutenberg printing press. इसीलिए हम कह रहे हैं फास्ट प्रिंटिंग हो रही है बहुत ज्यादा। फास्ट प्रिंटिंग होने की वजह से किताबें हो गई सस्ती। जब किताबें सस्ती हो जाएगी तब हमारे रीडर्स बढ़ेंगे या घटेंगे? सो इट इज ऑब्वियस दैट हमारे रीडर्स बढ़ेंगे दादा। सो वी आर एक्सपीरियंसिंग इंक्रीज्ड नंबर ऑफ रीडर्स। तो यहां पर ये जो हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग की ओर ट्रांजिशन हो रहा है, इसे ही हम कहते हैं प्रिंट रिवॉल्यूशन। इस प्रिंट रिवॉल्यूशन ने क्या किया सॉरी इस प्रिंट रिवॉल्यूशन ने लाया चेंज। कहां लाया चेंज? एक्सेस टू नॉलेज, चेंज इन रिलेशन विथ अथॉरिटी, चेंज इन थिंकिंग ऑफ पीपल। लोग जब लोगों का सोचना कोई किताब डिसाइड करेगी, तब लोग इंडिपेंडेंटली थिंक पा रहे हैं। इंडिपेंडेंटली दे आर एबल टू थिंक, लॉजिकली दे आर एबल टू थिंक। एज अ रिजल्ट अथॉरिटी के साथ उनका रिलेशन अब चेंज हो रहा है। पहले अथॉरिटी से वो सबऑर्डिनेट थे, अब अथॉरिटी से डरते थे। धीरे धीरे वो अथॉरिटी को चैलेंज करने की पोजीशन में आ गए। क्यों? क्योंकि उनका एक्सेस टू नॉलेज क्या हो गया? बढ़ गया। किसकी वजह से बढ़ गया? प्रिंट रिवॉल्यूशन की वजह से बढ़ गया। प्रिंट रिवॉल्यूशन हुआ मतलब यहां पर हम गटनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं। गटनबर्ग की प्रिंटिंग प्रेस की वजह से हमने देखा एक सेंचुरी में 10 टाइम्स ऑफ प्रोडक्शन हमारा ज्यादा हो गया था। नाउ कमिंग नेक्स्ट, प्रिंट कल्चर और उसका इंपैक्ट क्या क्या हुआ। तो प्रिंट कल्चर का इंपैक्ट समझने के लिए हमें 3R का फॉर्मूला याद रखना है। 3R, फर्स्ट R स्टैंड्स फॉर रीडिंग पब्लिक, सेकेंड R स्टैंड्स फॉर रिलीजियस डिबेट्स, एंड नेक्स्ट यू हैव the religious dissent. 3R, reading public, reading debates, and यहां पर आपका religious dissent. These are the 3R. अब now we will start with first religious. आपका जो reading public है उससे हम start करते हैं। देखते हैं कैसे impact कर रहा है प्रिंट और आपके कैसे reading public emerge हो रही है। तो हमने देखा प्रिंट कल्चर की वजह से किताबें सस्ती हो गई थी, चीप बुक्स आने लगी, फर्स्ट थिंग। सेकेंड, हमने देखा जब किताबें सस्ती हो गई तब धीरे धीरे लोग किताबें पढ़ना समझ पाए, इसकी वजह से यू हैव ग्रेजुअल इंक्रीज इन द लिटरेसी रेट। ड्रास्टिक इंक्रीज आगे होगा 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी आते आते। अभी क्या हो रहा है? आपका ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है लिटरेसी रेट में। क्यों? क्योंकि पहले आपका ओरल कल्चर था। ओरल कल्चर था मतलब पहले लोग सुनकर समझते थे, लेकिन अब यू हैव रीडिंग कल्चर। रीडिंग कल्चर मतलब अब लोग पढ़कर समझ सकते हैं। दिस इज द इंपैक्ट ऑफ फर्स्ट इंपैक्ट ऑफ प्रिंट कल्चर। और यहां पर आपको बैलेड्स एंड फोक टेल्स ये बड़ी मात्रा में प्रिंट होने लगे और लोग इनको पढ़कर खुश होने लगे। नेक्स्ट आर दैट इज रिलीजियस डिबेट। नाउ रिलीजियस डिबेट इज वेयर हमें थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। अब रिलीजियस डिबेट्स में वी हैव वन पर्सन नोन एज मार्टिन लूथर। अब मार्टिन लूथर क्या कह रहा है? ही इज द पर्सन हु इन द ईयर 1517 ही इज राइटिंग 95 थेसिस। अब इस 95 थेसिस में मार्टिन लूथर क्या कर रहे हैं? ही इज क्रिटिसाइजिंग द कैथोलिक चर्च के खिलाफ वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे कैथोलिक चर्च में कुछ सही ढंग से हो रहा है, कुछ गलत ढंग से क्या चीजें हो रही है वो बता रहे हैं। और जब वो बता रहे हैं क्या गलत है, तब ही इज ऑल्सो सेइंग ओपनली दैट आई मतलब मार्टिन लूथर, मैं चैलेंज करता हूं चर्च को कि आप आइए और मैंने जो आपका क्रिटिसिज्म दिया है उसके ऊपर डिबेट कीजिए। सो दैट इज द थिंकिंग लेवल दैट मार्टिन लूथर हैज अचीव्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। अब जब वो क्रिटिसाइज कर रहा है कैथोलिक्स को, तब यहां पर हो रहा है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट। जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट है ये वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और ये प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट स्टार्ट करने वाले भाई साहब है मार्टिन लूथर। कब इन्होंने स्टार्ट किया? तो जब उन्होंने 1517 में 95 थीसिस लिखी। यहां पर उन्होंने और क्या किया?
उन्होंने किया ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट, और जब ये न्यू टेस्टामेंट का ट्रांसलेशन उन्होंने किया तब कुछ ही हफ्तों में उनकी किताबें जो है वो हजारों की मात्रा में बिक गई थी और उनको सेकेंड एडिशन बनाने की जरूरत पड़ गई थी। जब बहुत ज्यादा मात्रा में इनकी ये किताबें बिकी जाती है तब वी कम टू रियलाइजेशन कि यूरोप में जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं नई बातें, वो जानना चाहते हैं कि हम भी लॉजिक से कैसे सोच सकते हैं। सो दैट इज द आइडिया। एंड व्हाई इज दिस पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल बिकॉज प्रिंट की एबिलिटी है कि हम जो चाहे वो लिख सकते हैं, और हमने एक बार लिखा तो हम हमारी आइडियाज को सर्कुलेट भी कर सकते हैं। ये प्रिंट की वजह से हुआ है। प्रिंट ना होती तो शायद मार्टिन लूथर ये ना कर पाते। इसीलिए मार्टिन लूथर कहते हैं प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। भगवान का अगर सबसे बड़ा गिफ्ट कोई होगा तो वो है प्रिंटिंग। अगर प्रिंटिंग ना होती तो मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट को स्टार्ट ही नहीं कर पाते। इसीलिए वो ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड कोई है तो वो है प्रिंटिंग है, ऐसा यहां पर हमें बताते हैं। नेक्स्ट आर वी हैव दैट इज रिलीजियस डिसेंट। दिस इज वेयर वी कम टू अ रियलाइजेशन कि कितना कॉमन ऑफ द कॉमन मैन इज एबल टू रीड, थिंक एंड राइट। ये समझने के लिए आपको एग्जाम्पल दिया है ऑफ मेनिक्यो। हु इज दिस मेनिक्यो? ही इज अ कॉमन मिल वर्कर। दादा एक कॉमन मिल वर्कर है इटली में का, और वो बाइबल पढ़ रहा है। बाइबल पढ़ के वो बाइबल की मदद से खुद ही कुछ फॉर्मुलेशन निकाल रहा है कि कैसा है भगवान, कैसा है यूनिवर्स, कैसा है क्रिएशन, और वो उसकी जो आइडियाज है वो इंडिपेंडेंटली किताब में लिख रहा है और वो सर्कुलेट हो रही है। ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है दादा ये हमें समझने के लिए कि इन व्हाट वे दिस प्रिंट हैज परकुलेटेड टुवर्ड्स द बॉटम सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। एक मिल वर्कर भी लिख पा रहा है, उसकी आइडियाज को सर्कुलेट कर पा रहा है। लेकिन जब एक मिल वर्कर भी लिख पा रहा है चर्च के खिलाफ, सो इट इज वेरी मच ऑब्वियस दैट द अथॉरिटी ऑफ चर्च विल गेट एंग्री। और गुस्से में क्या कर रही है अथॉरिटी ऑफ चर्च? अथॉरिटी ऑफ चर्च गुस्से में मेनिक्यो को खत्म, टाटा बाय बाय, एग्जीक्यूट कर रही है। और साथ ही यहां पर इंडेक्स ऑफ प्रोहिबिटेड बुक्स बना रही है 1558 से। इंडेक्स यानी क्या? इंडेक्स यानी लिस्ट। किसकी लिस्ट? प्रोहिबिटेड बुक्स। कौन सी किताबें होंगी जो प्रोहिबिट की जाएगी? वही किताबें जो चर्च के खिलाफ कुछ लिखेगी, उन सबको प्रोहिबिट करने का काम ये इंडेक्स करता है। कब करता है? 1558 में। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पर हमें इंपैक्ट ऑफ प्रिंट समझना होता है। So impact of print में we have 3 R's. The first R says reading public, the second R says religious debate, and the third R says religious dissent. Next in line in discussion is your new reading mania धीरे धीरे कैसे बन रहा है। अब यहां पर we will first understand आपका new reading mania क्यों बन रहा है। The reason new reading mania is possible is opening of schools. कैसे बन रही है स्कूल्स? कौन बना रहा है स्कूल्स? सो चर्च यहां पर समझ गया था कि अगर हम किताबों से बच्चों को एजुकेशन नहीं देंगे स्कूल के थ्रू, तो बच्चे हमारे खिलाफ जो किताबें बन रही है उनमें से एजुकेशन लेंगे और चर्च के खिलाफ बहुत ही बड़ा आंदोलन कर देंगे। इससे बचने के लिए चर्च ने क्या किया? सेफ साइड खेलेंगे। कैसे खेलेंगे सेफ साइड? स्कूल भी ओपन करेंगे। विलेजेस में जाके स्कूल ओपन करता है चर्च। दैट इज हाउ आपका लिटरेसी इंक्रीज होता है। धीरे धीरे चीप बुक्स आपको यहां पर देखने को मिलते हैं। और यहां पर कौन से न्यू फॉर्म्स ऑफ बुक हो रहे हैं, कौन से न्यू फॉर्म ऑफ किताबें भी छापी जा रही है, जिसकी वजह से आपका लिटरेसी रेट धीरे धीरे और बढ़ रहा है। सो यू हैव इंग्लैंड में यू हैव चैप बुक्स जो गरीबों के लिए बनाए जा रहे हैं इंग्लैंड के। फ्रांस में यू हैव बिब्लियोथिक ब्लू। इसका ब्लू कलर का कवर होता था इसलिए उसको बिब्लियोथिक ब्लू बोला गया, जो फ्रांस के गरीबों के लिए किताबें छापी जा रही है। Then you have printing of newspapers and journals, you have science and philosophical books, इन सब का प्रिंटिंग हो रहा है, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं कि हमें किताबें पढ़ने के लिए नई नई थीम्स मिल रही है। हमें जो चीजें पता नहीं थी वो चीजें हमें किताबों की थ्रू पता चल रही है। एज अ रिजल्ट पीपल वेर वेरी मच हैप्पी। सो न्यू रीडिंग मेनिया में यू कैन कीप इट इन माइंड एज एलसी न्यूज। एलसी
न्यूज, एल यानी लिटरेसी बढ़ा, सी यानी चैप बुक्स यहाँ पर इंग्लैंड, चैप बुक्स इंग्लैंड में यहाँ पर छापे जाने लगे, एन दैट स्टैंड फॉर न्यूज़पेपर्स छापे जाने लगे, ई स्टैंड फॉर एनलाइटनमेंट थिंकर्स की आइडियाज यहाँ पर प्रोपोगेट होना शुरू हुआ। एनलाइटनमेंट थिंकर्स कौन है? आपको इस चैप्टर में 3 एनलाइटनमेंट थिंकर्स के नाम दिए हैं। फर्स्ट वन इज थॉमस पेन, सेकंड वन इज वोल्टेयर एंड थर्ड वन इज रूसो। इन भाई साहब की जो राइटिंग्स थी वो फोकस होती थी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी इन प्रिंसिपल्स पर। इन्होंने जो राइटिंग किया है उन राइटिंग में हमें ओपन माइंड रखने की यहाँ पर इन्होंने सलाह दी है। इन्होंने बताया है कि फ्रीडम का असली मकसद क्या होता है। इन्होंने बताया है कि हम जो भी सोच रहे हैं या हम जो भी चीजें प्रैक्टिस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अभी मोनार्कियल सिस्टम में जी रहा हूं तो मोनार्कियल सिस्टम सच में मेरे लिए अच्छी है या नहीं है, ये सोचने की ताकत इन राइटर्स ने दी यूरोप को। इन राइटर्स का कहना था वी हैव टू थिंक, एंड व्हेन वी से वी हैव टू थिंक, वी हैव टू यूज आवर लॉजिक, वी हैव टू यूज आवर रीजन। दिस इज व्हाट दिस पीपल आर सेइंग। यहां पर इन राइटर्स, ये जो फिलोसोफर्स है, इन फिलोसोफर्स की राइटिंग से इन्फ्लुएंस होके यू हैव राइटर्स लाइक लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, जो बड़े राइटर बनते हैं। और उनका क्या कहना है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। उस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, क्या कॉन्टेक्स्ट है, वो भी हमें आगे समझेंगे। दैट इज W फॉर राइटर्स एंड S फॉर साइंटिस्ट। नई साइंटिफिक डिस्कवरीज भी यहां पर हो रही है जो किताबों के माध्यम से लोग पढ़ना चाहते हैं। सो यहां पर एक स्टेटमेंट है, ट्रेम्बल, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। वर्चुअल राइटर यानी यहां पर लुइस सेबेस्टियन मर्सियर खुद को वर्चुअल राइटर कह रहा है। लुइस सेबेस्टियन मर्सियर जो है वो यहां पर कह रहा है कि हम वर्चुअल राइटर्स जो है, हमारे सामने दुनिया भर में जितना भी टायरनी करने वाले लोग हैं, जितना भी अधर्म करने वाले लोग हैं, जितने भी लोग हैं जो what you can say they are doing illegal things, they are doing injustice, they are doing बहुत ही ज्यादा हेट्रेड फैला रहे हैं, उन सब लोगों को हमारे सामने झुकना होगा। हम जो लिखेंगे उसके सामने उनको थर थर कांपना होगा। क्यों कह रहा है ये? नाउ दिस स्टेटमेंट, एंड इसके आगे आता है एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। इट कैन बी फॉर 3 मार्क्स, इट कैन बी फॉर 5 मार्क्स, इट कैन बी फॉर 2 मार्क्स। वी विल अंडरस्टैंड इट इन टर्म्स ऑफ 5 मार्क्स के लिए अगर रहे तो कैसा आंसर होना चाहिए। So first point we will write, this is a statement given by Louis Sebastian Mercier. Second point में we will write, printing press ने क्या किया? So printing press ने, it was the most powerful engine of progress. प्रिंटिंग प्रेस ना होता तो प्रोग्रेस इतनी ज्यादा पावरफुली ना हो पाता जितनी पावरफुली आज हम उसको देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, प्रिंट जो है वो क्या किया? प्रिंट ने हमें किताबें दी, कैसी? सस्ती। प्रिंट ने हमें किताबें दी जो वाइडली अवेलेबल हो पाई, और इसकी वजह से इंडिपेंडेंट थिंकिंग हमारी फ्रेम हो पाई। वी आर एबल टू थिंक इंडिपेंडेंटली। प्रिंट की स्प्रेड की वजह से क्या हुआ? और आइडियाज भी स्प्रेड हुई, जैसे कि आइडिया ऑफ लिबर्टी, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, आइडिया ऑफ रीजन। दिस इज वॉट एनलाइटनमेंट थिंकर से। वो कहते हैं कि हमें रीजन से समझना है, हमें इक्वालिटी से समझना है, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अगर हम रीजन से समझेंगे तो समझेगा कि सब ह्यूमन है। नो वन इज ऑफ लोअर कास्ट, नो वन इज ऑफ अपर कास्ट, नो वन, नो डिफरेंसेस, नथिंग। नेक्स्ट, यहां पर क्वेश्चन करने की ताकत मिली अथॉरिटी को। अथॉरिटी है इसका ये मतलब नहीं कि हर बात सही ही बोलेगा। अथॉरिटी है इसका मतलब कभी गलत हो सकता है। बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन, मिस्टेक इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन। तो ये भी इन एनलाइटनमेंट थिंकर्स ने कहा कि जो चर्च है उसकी एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं चलेगी। चर्च की अथॉरिटी को हमें क्वेश्चन करना सीखना पड़ेगा, और यहां पर एब्सोल्यूट मोनार्क्स जो है उनको भी क्वेश्चन करने की आजादी किताबें यहां पर दे रही है। और क्या कर रही है किताबें? पब्लिक ओपिनियन शेप कर रही है। किसके खिलाफ? डिस्पोटिज्म के खिलाफ। और क्या कर रही है किताबें? टायरनी के खिलाफ पब्लिक ओपिनियन शेप कर रही है। सॉरी, जो जुर्म अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ पब्लिक ओपिनियन सेट करने का काम किताबें कर रही है। और यहां पर इसीलिए जो रूलर्स है आपके, वो डर जाते हैं प्रिंट की पावर को। एंड दैट इज हाउ यहां पर
लुइस सेबेस्टियन मर्सियर कंक्लूड करते हैं कि उनकी जो नॉवेल्स है, उनकी नॉवेल्स में देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीरोज। जो हीरो बन रहा है वो कौन है? जो किताबें पढ़ रहा है। दैट इज व्हाट ही ट्राइज टू कन्वे थ्रू हिज राइटिंग्स। और इसीलिए ये पूरा एक स्टेटमेंट बनता है, ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर। हमारे में बहुत ज्यादा हिम्मत है कि हम पब्लिक ओपिनियन शेप कर सकते हैं। इसीलिए तुम अन्याय करने वालों, अत्याचार करने वालों, ये मत सोचो कि तुम अन्याय अत्याचार करते रहोगे और हम कुछ नहीं करेंगे। तुम अन्याय अत्याचार अगर करोगे तो हम लिखेंगे, और हम जो लिखेंगे, जो वो पढ़ेगा, वो बनेगा हीरो टू फाइट अगेंस्ट यू एंड ही विल डिफीट यू। और ये पूरा एग्जाम्पल यहां पर सेट होता हुआ हमें दिखता है। कैसे हमें ये पूरा एग्जाम्पल सेट होते हुए दिखता है? क्योंकि हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, दैट इज फ्रेंच रिवॉल्यूशन का एग्जाम्पल। प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डाला है। कैसा इंपैक्ट डाला है? अगेन दिस बिकम्स योर 3 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क के लिए आ सकता है। क्या इंपैक्ट डाला प्रिंट कल्चर ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर? सो फर्स्ट, इट पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स। एनलाइटनमेंट थिंकर्स कौन? जैसे कि आपके थॉमस पेन, आपके वोल्टेयर, आपके रूसो, इनकी जो आइडियाज है एनलाइटनमेंट थिंकर्स की, उनको पॉपुलराइज करने का काम किया प्रिंट कल्चर ने। सेकेंड पॉइंट क्या आएगा? प्रिंट कल्चर इज सेइंग दैट यू विल जज एवरीथिंग बाय रीजन एंड इंटेलेक्ट। तो जब आप रीजन एंड इंटेलेक्ट से सोच रहे हैं, तब आपके पास एक पावर आती है, दैट इज पावर ऑफ क्रिटिसिज्म। और किसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं ट्रेडिशन को। किसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं सुपरस्टिशंस को। किसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं डिस्पोटिज्म को। इनको क्रिटिसाइज करने की ताकत आप में कहां से आई? प्रिंट कल्चर की मदद से आई। तो हुआ कि नहीं प्रिंट कल्चर का फ्रेंच रिवॉल्यूशन पे इंपैक्ट? हुआ। और क्या किया इसने? इट अटैक द सैक्रेड अथॉरिटी ऑफ चर्च। चर्च के ऊपर हमला करने की आपको आजादी दी प्रिंट कल्चर ने। प्रिंट कल्चर ना होता तो लोग पढ़ ना पाते, लोग पढ़ ना पाते तो लोग सोच ना पाते, लोग सोच ना पाते तो वही अत्याचार में जूझते रहते। और यहां पर हमें न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट देखने को मिलता है। एज अ रिजल्ट यहां पर धीरे धीरे लिटरेचर मार्केट में इतना ज्यादा फैल जाता है दैट यू आर एबल टू सी दैट आपका जो रॉयल्टी है उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। यू आर एबल टू सी मॉकिंग ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी का मजाक उड़ाते हुए यहां पर लिटरेचर पोरिंग हो रहा है। एंड जो रॉयल्टी है उनमें मॉरलिटी नाम की चीज है ही नहीं, ये बताने वाले कार्टून्स, कैरिकेचर्स भी मार्केट में फ्लड होने लगते हैं। तो इस सब से हम एक चीज समझ सकते हैं दैट जो प्रिंट है, प्रिंट जो है उसने डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं किया लोगों को कि आप चर्च के खिलाफ जाइए, आप धर्म के खिलाफ जाइए, आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। नहीं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। बिकॉज इट इज ऑब्वियस दैट अगर कोई लिख रहा है चर्च के खिलाफ तो कोई चर्च के फेवर में भी लिख रहा है। मतलब लोगों को 2 वे बुक्स मिल रही है। इसका यह मतलब है कि हम कहेंगे कि प्रिंट इज नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग यू, बट प्रिंट इज ओपनिंग अप द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली। आपको अलग सोचने का एक मौका दे रहा है प्रिंट। पहले आप एक लाइन में सोचते थे, अब प्रिंट आपको मौका दे रहा है, आप इधर भी जा सकते, उधर भी जा सकते। This is the impact of print that is on the European society. Next, coming to 19th century यूरोप में प्रिंट का क्या क्या इंपैक्ट, कितना बढ़ गया? प्रिंट का 19th सेंचुरी में कितना इंपैक्ट बढ़ गया? तो 19th सेंचुरी में वी आर एबल टू सी मास लिटरेसी हो रही है। क्यों हो रही मास लिटरेसी? क्योंकि न्यू रीडर्स दे आर ज्वाइनिंग द टीम ऑफ रीडर्स। यू हैव न्यू रीडर्स। कौन है ये न्यू रीडर्स? You have children joining, you have women joining, you have workers joining. We will see them individually. अब children, how come the children are joining the League of Readers? Because the church has now said that there will be compulsory education up till minimum primary level. तो compulsory primary education होने लगा। जब compulsory primary education हुआ तब स्कूल की टेक्स्ट बुक्स का प्रोडक्शन ये ज्यादा मात्रा में शुरू हुआ। इसका एक एग्जाम्पल है हमारे पास चिल्ड्रन प्रेस, स्पेसिफिकली छोटे बच्चों के लिए किताबों का छापखाना। फ्रांस में हमें देखने को मिलता है इन द ईयर 1857।
ये 1857 वही साल है जब इंडिया में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है। यहाँ पर इंडिया में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो रहा है और फ्रांस में नया लाइब्रेरी सेटअप किया जा रहा है बच्चों के लिए। और ये जो किताबें पब्लिश हो रही है, इन किताबों में कंटेंट क्या होना चाहिए, इस कंटेंट को ढूंढने का काम कर रहे हैं ग्रिम ब्रदर्स। जर्मनी के ग्रिम ब्रदर्स है, ये क्या कर रहे हैं, गांव गांव जा रहे हैं, घूम रहे हैं और जो लोकल पीपल है उनसे पूछ रहे हैं कि हमें आप आपकी फोल्क टेल्स बताइए, हमें आप आपके जो बैलाड्स है वो बताइए, ताकि हम उनका कंपाइलेशन करेंगे और बच्चों के लिए किताबें बनाएंगे। दैट इज हाउ चिल्ड्रन आर बिकमिंग द पार्ट ऑफ रीडिंग लीग। नेक्स्ट यू हैव वुमेन कमिंग इनटू पिक्चर। अब वुमेन जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ रीडर्स नहीं रह रही, वुमेन दे आर ऑल्सो बिकमिंग इंपॉर्टेंट राइटर्स। और जब वुमेन लिख रही है तब उसका कुछ we can come to a conclusion that woman is able to display her own potential. Woman is able to define that हमें आपने अब तक जो बताया था कि वुमेन का काम है घर एंड फूड, इससे अलग भी हमारा कुछ काम है। जब वुमेन ने प्रिंटिंग करना शुरू किया, खुद पब्लिश करने लगे किताबें, एट दैट टाइम we are able to see that there is a new definition of woman, and the new definition of woman is that woman is a person with will. Who is a woman? Woman is a person who has strength of personality. Who is this new woman? This new woman is the one who has determination, and most importantly she has power to think. उसके पास सोचने की आजादी है, सोचने की शक्ति है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट वुमेन नॉवेलिस्ट हमारे पास कुछ नाम है जिनकी नॉवेल्स आज भी पढ़ी जाती है ना। यू हैव जैन ऑस्टिन, यू हैव द ब्राउन सिस्टर्स, यू हैव जॉर्ज एलियट। दीज आर अ फ्यू वुमेन नॉवेलिस्ट जो बहुत ज्यादा सक्सेस हुए और जिनकी मदद से हम कह सकते हैं कि नहीं, वुमेन ने एक खुद की अलग डेफिनेशन तैयार की और खुद की अलग डेफिनेशन लोगों के सामने रखी। वुमेन के लिए बेसिकली इनिशियल लेवल पर क्या होता था ना कि वुमेन का बिहेवियर कैसा होना चाहिए, उन्होंने हाउस कीपिंग कैसा करना चाहिए, ये सब बताने के लिए उनके लिए पेनी मैगजीन्स बनाई जाती थी। ये पेनी मैगजीन्स धीरे धीरे वुमेन ने पढ़ी और धीरे धीरे इसमें भी इवोल्यूशन होता गया एंड वुमेन स्टार्टेड राइटिंग फॉर देमसेल्फ। व्हेन वुमेन स्टार्टेड राइटिंग फॉर देमसेल्फ, यू हैव दिस मेनी नंबर ऑफ वुमेन जिन्होंने नॉवेल लिखी और खुद को नई आइडेंटिटी दी। नेक्स्ट यू हैव वर्कर्स ज्वाइनिंग दिस लीग। अब जो वर्कर्स है ना, वो कैसे एजुकेटेड हुए, तो वर्कर्स के एजुकेशन के लिए देयर वर लेंडिंग लाइब्रेरीज। अब ये जो लेंडिंग लाइब्रेरीज है ना, ये इंडस्ट्रियलिस्ट सेटअप करते थे और ये 17th सेंचुरी से चली आ रही कॉन्सेप्ट है लेंडिंग लाइब्रेरीज। इस लेंडिंग लाइब्रेरीज ने क्या किया, व्हाइट कॉलर वर्कर्स को, आर्टिसंस को, लोअर मिडिल क्लास को एजुकेट करने का काम किया और इन्होंने भी खुद के बारे में यहाँ पर लिखना शुरू किया कि हमारी लाइफ कैसी है, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे लाइफ में अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये सब चीजें यहाँ पर ये जो वर्कर्स है ये लिख रहे हैं। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम यूरोप पर्सपेक्टिव इज दैट इवोल्यूशन। तो क्या इवोल्यूशन हो रहा है? सो हमने देखा स्टार्टिंग में यू हैड हैंड प्रेस इन चाइना जो डेवलप हुई थी, उसके बाद यू हैव स्टीम पावर, दैट इज द पावर ड्रिवन सिलेंडर। अब ये पावर ड्रिवन सिलेंडर, दीज आर द न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ऑफ प्रिंटिंग। पहले क्या होता था, फ्लैट सरफेस पे प्रिंटिंग कर रहे थे हम, फिर चाहे वो वुड ब्लॉक हो चाहे वो गटनबर्ग हो। लेकिन धीरे धीरे ये जो पावर ड्रिवन सिलेंडर्स है, इन्होंने क्या किया, रोटेटिंग सिलेंडर्स बनाए, जिसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ कॉपीज कुछ ही घंटे में पब्लिश कर पाए हम। एंड दैट इज हाउ मास प्रिंटिंग हमें देखने को मिलता है। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कमिंग टू हाफ। यहां पर आपका जो चैप्टर है यूरोप का खत्म होता है पार्ट। इसके बाद का जो पार्ट है दैट इज अबाउट द इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट। इंडिया एंड द वर्ल्ड ऑफ प्रिंट जो है ये हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। आप बस कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट सेशन चाहिए या नहीं चाहिए। इफ यू वांट, श्योरली वी विल डू द नीडफुल। अगर आपको समझा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आपका जो फीडबैक है वो भी हम तक पहुंचाइए। Thank you so much. I hope you enjoyed the learning. Have a good day ahead.